प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विद्या आनंद के इस यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का टॉप 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 40 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं उसको आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि इस 40 ऑब्जेक्टिव में आप कितना सही कर पाते हो। ओके जी, फटाफट से आप लगाते चलिएगा और याद भी करते चलिएगा क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। लगाओ सही जवाब क्या होगा। मलिक मोहम्मद जैसी थे। अब आपको बताना है कि मलिक मोहम्मद जैसी क्या थे, धनवान थे, पहलवान थे, फकीर थे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लगाओ सही जवाब क्या होगा। तो आपको पता होगा कि मलिक मोहम्मद जैसी जी फकीर थे। इसका जीवन जो है साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए बीता था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी लगा लो, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिसका कि जन्म हुआ था 1492 ईस्वी में। कब? 1492। और निधन हो गया था कब? 1548 में। इसको भी याद रखना भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। सूरदास की कौन सी रचना है। अब आप बताओ जी, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो सूरदास का है। पुत्र वियोग, करबक, छप्पा या फिर पद। तो आपको भी पता होगा कि पुत्र वियोग जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, करबक जो है ये मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, छप्पा नाभादास की रचना है, लेकिन ये पद जो है ये सूरदास की रचना है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी लगा लो जी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2 का डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। लगाओ सही जवाब क्या होगा। कृष्ण कहां बैठकर भोजन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। कृष्ण कहां बैठकर भोजन कर रहे हैं, ये भी सूरदास के पद से क्वेश्चन लिया गया है। नंद की गोद में, यशोदा की गोद में, यमुना के किनारे या फिर कदम के पेड़ पर। तो कृष्ण जो है ये नंद की गोद में भोजन कर रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा। याद रखना आपसे। चलिए चौथा नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। लगाते चलो आप फटाफट से आंसर और याद भी करते चलो। देखो, प्रस्तुत पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है। तो कृष्ण जी को भोर होने की सूचना दी जाती है। तो आप लगा सकते हो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 का सी इज द करेक्ट आंसर। और अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो भाई निवेदन है कि कृपया करके क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट लाते रहते हैं। चलिए पांचवा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने आ चुका है। लगाओ सही जवाब क्या होगा। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है। जन्म पूछा गया किसका, तो सूरदास का। तो आपको पता होगा क्या है भाई। 5 का सही जवाब बताओ आप सभी। तो 1478 ईस्वी में, आपको भी पता होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। रामचरितमानस किसकी रचना है। यह भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि तुलसीदास का एक महाकाव्य है रामचरितमानस। तो आप लगा सकते हो ये तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल आपके सामने है। तुलसीदास को किस चीज की भूख है। बताओ जी, तुलसीदास को किस चीज की भूख है। यश की, भक्ति की, धन की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई तुलसीदास को सिर्फ और सिर्फ भक्ति की भूख है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने है। आत्माराम दुबे तुलसीदास के कौन थे। भाई आत्माराम दुबे तुलसीदास के कौन थे, ये बताना है आप सभी को। तो भाई आत्माराम दुबे तुलसीदास के पिताश्री थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 8 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 9 नंबर सवाल देखते हैं। रत्नावली के पिता का क्या नाम था। ये भाई रत्नावली कौन है, तो तुलसीदास की पत्नी का नाम है रत्नावली और माता जी का नाम था हुलसी। उसको भी याद रखना। तुलसीदास के पिता का नाम तो मैंने बता दिया और रत्नावली जो है ये तुलसीदास की पत्नी है और जिसके पिताजी का नाम था दीनबंधु दास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आत्माराम दुबे तुलसीदास के पिता थे, इसको भी याद रखना। चलिए 10 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने आ चुका है। लगाओ सही जवाब क्या होगा। किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं। किसकी कविता है, कौन सी कविता है जो कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं। भाई 10 का सही जवाब बताओ। तो ये झुका लेते हैं सूरदास की कविता को सुनकर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। नाभादास किसके समकालीन थे। बताओ जी, नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे। मैं कितना बार बता चुका है, तुलसीदास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना आपसे भी। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए। छप्पा कितनी पंक्तियों का छंद होता है। ये भाई 40 ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा हुआ देखा गया, इसीलिए मैं लेके आया हूं। छप्पा कितनी
कितनी पंक्तियों का छंद होता है? भाई छप्पे में 6 पंक्तियों का छंद होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, विमल में कौन सा उपसर्ग है? विमल में उपसर्ग पूछा जा रहा है आपसे भी। 13 का सही जवाब बताओगे आपसे भी, वी जोड़ मल, बताओ जी, वी प्लस मल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय जो होते हैं वो बाद में लगते हैं, तो वी जो है ये उपसर्ग है और मल एक शब्द हो जाएगा, हो गया। ओके चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा? विशेषण पूछा गया किसका? तो राष्ट्र का, तो राष्ट्रीय हो जाएगा सही जवाब, 14 का इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, नाभा दास का जन्म कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट, आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, नाभा दास का जन्म कब हुआ था? 15 का सही जवाब बताओ। तो अनुमानतः है जो 1570 में हुआ था, आपको भी पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई लाइन बाय लाइन हिंदी को पढ़े होगे तो आपको पता होगा, और लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो भाई हिंदी में 100 में 100 आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपको सारा का सारा क्वेश्चन पता होगा। ओके चलिए 16 नंबर सवाल देखिए, हम आपके लिए एक बुक से क्वेश्चन लेके आते हैं, बस आप रटते तो चलो भाई, एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। ओके देखिए पहला नंबर 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? अब बताओ जी, कवित के प्रथम पद में जो है वो कौन सा रस है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको भी पता होगा कि कवित के प्रथम पद में जो है, कवित जो कि भूषण जी की रचना है, भूषण जी वीर रस के कवि हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 16 का ए इज द करेक्ट आंसर, लगा लो आपसे भी। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? अब लगाओ सही जवाब, क्या होगा? छत्रसाल की तलवार जो है भाई रौद्र रूप, कौन सा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाकाल के जैसा। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, निम्न में कौन सी रचना जैसे प्रसाद जी की नहीं है? कौन सी रचना जो जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो लगाओ सही जवाब, क्या होगा? चित्रधार, झरना, आंसू, या फिर साकेत? तो 18 का सही जवाब मैं बता दूं, ये साकेत जो रचना ये इसकी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल देखिए, प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम क्या है? यानी कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित जो महाकाव्य है उसका नाम है कामायनी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए 20 नंबर सवाल देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ये राष्ट्रीय भावधारा की कवि मानी जाती है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, 20 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 21 नंबर सवाल देखते हैं, सरोज स्मृति किसकी रचना है? निम्नलिखित में किसकी रचना है? भाई सरोज स्मृति लगाओ, तो यह है कौन सा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, ट का उच्चारण स्थान क्या है? 22 का सही जवाब बताओ आपसे भी, ट का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो यह हो जाएगा कौन सा? मूर्धा, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा, 22 का इज द करेक्ट आंसर। 23 नंबर सवाल देखिए, व्याकरण की दृष्टि से अपनापन शब्द है, अपनापन कौन सा शब्द? भाई अपनापन हम लोग भाव के द्वारा करते हैं, ये मेरा अपना है, भाई है, बहन है, जो भी है, तो ये भाव के द्वारा व्यक्त करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी लगा लो, भाववाचक हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, शमशेर बहादुर सिंह को किस साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था? शमशेर बहादुर सिंह को जो है साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था 1977 ईस्वी में, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, शोषक शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द किसका? तो शोषक का, तो शोषक का उल्टा होता है पोषक, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा 25 का। ओके चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, मुक्ति बोध तार सप्तक के डैश 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 कवि थे, ये पहले कवि माने जाते हैं भाई, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा 26 का, लगा लो आपसे भी। 27 नंबर सवाल देखिए, मुक्ति बोध जी का जन्म कब हुआ था? जन्म का समय पूछा जा रहा है आपसे भी, तो लगाओ सही जवाब, क्या होगा? 27 का, तो हुआ था रात के 2 बजे, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा जी, लगा लो आपसे भी, और अच्छे से याद कर लो, और हमारे साथ भाई चैट सेक्शन में आंसर रुकना नहीं चाहिए, लगाते चलो, इसी तभी तो याद हो पाएगा ना। ओके चलिए 28 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, अधिनायक में कौन सा उपसर्ग? अधिजोर नायक। अब आपको मैंने बता चुका है उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं, तो अधिजोर नायक, अधि हो जाएगा उपसर्ग और नायक एक शब्द है। ओके याद रखना आपसे। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, रघुवीर साहब किस काल के कवि माने जाते हैं? रघुवीर साहब जी भाई तो ये आधुनिक काल के कवि है, क्योंकि मैंने बता चुका है मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास, तुलसीदास और नाभादास, ये 4 कवि भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं, भूषण जी रीति काल के अंतर्गत आते हैं, और नीचे जितने भी कवि बच जाते हैं वो सारे के सारे आधुनिक काल में आते हैं, जैसे हो गया विनोद कुमार शुक्ल, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर साहब, अशोक वाजपेयी, ज्ञानेंद्र पति, ये सारे के सारे आते हैं आधुनिक काल के अंतर्गत, इसीलिए याद रखना आपसे। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए, पत्नी बिटिया को क्या करती है? भाई पत्नी जो है बिटिया को क्या करती है? 30 का सही जवाब बताओ आपसे, ये समझाती है, क्या समझाती है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा,
याद रखना आप सभी। ओके, चलिए 31 नंबर सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। किसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था? 31 का सही जवाब बताओगे आप सभी। कौन है जिसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था? वो है बूढ़ा मशक वाला, जो कि सड़क सिंचाई कर रहा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 32 नंबर सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। अप्रकाशित में कौन सा प्रत्यय? अप्रकाश जोड़ इत, कौन सा? इत लगा लो जी, ये प्रत्यय क्योंकि लास्ट में लगा हुआ है। ओके, याद रखना। 33 नंबर सवाल देखिए। ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं, यानी कि उसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? 33 का सही जवाब बताओ आप सभी। तो उसको हम लोग बोलते हैं यौगिक। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 34 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। घ का उच्चारण स्थान है, घ का उच्चारण अकुह विसर्जन या नान कंठ, कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था कि क वर्ण जितने भी आते हैं वो सारे के सारे कंठ से होते हैं। ओके, चलिए 35 नंबर सवाल देखिए। एक गिलास पानी लाओ, वाक्य कौन सा वाक्य है? एक गिलास पानी लाओ, ये मैंने आपसे कहा, यानी कि मैं किस क्या तो आज्ञा किया आपको, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक गिलास पानी लाओ आज्ञा वाचक हो जाएगा। ओके, 36 नंबर सवाल देखिए। पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा? पुस्तक में संज्ञा पूछा जा रहा है आपसे से। तो भाई पुस्तक ये जाति का बोध होता है, क्योंकि कई प्रकार के पुस्तक होते हैं, तो ये जाति वाचक लगा लो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये किसी विशेष पुस्तक का बात नहीं किया गया। ओके, चलिए देखिए 37 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा, निम्नलिखित में कौन है जो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है? समूह, भाई सभा एक आदमी से थोड़ी ना होता है, इसलिए आप लगा लो समूह जो है ये सभा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सभा में बहुत सारे लोग आते हैं। ओके, याद रखना। चलिए 38 नंबर सवाल देखते हैं। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अब निम्नलिखित में कौन है जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? ये अच्छाई जो ये भाव के द्वारा व्यक्त करते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है। शत्रुता, ये भी, ये मेरा शत्रु है, दुश्मन है, जो भी है। सुंदरता, ये भी भाव के द्वारा व्यक्त होता है। लेकिन 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 ये ताजमहल भाई कोई स्थान है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये विशेष स्थान का नाम है। याद रखना आपसे भी, क्योंकि मैंने बताया था जिससे किसी विशेष व्यक्ति विशेष वस्तु सबका ये बोध हो, उसे हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, याद रखना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, 39 नंबर सवाल की ओर। देखिए आपके सामने आ चुका है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है कवित्री। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर सवाल देखिए। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में जो है वचन होते हैं कितने प्रकार के? भाई 40 का सही जवाब बताओ, यह हो जाएगा कौन सा? हिंदी में जो होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के, और संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी लगा लो जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना आपसे भी। चलिए, तो आज के क्लास में मैंने 40 ऑब्जेक्टिव लाया था, जो आपको करा चुका है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर हमसे कांटेक्ट करिएगा, बिल्कुल फ्री दे दिया जाएगा, कोई चार्ज नहीं है भाई, बस आप मस्ती से पढ़ाई करो। इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, और चैनल पे क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है, जाकर देखो। आप सभी मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।